हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से सब्जेक्ट EFM। आज हम बात करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर के लिए पेपर फर्स्ट वित्तीय बाजार परिचालन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था वित्तीय बाजार परिचालन चैप्टर फर्स्ट में भारत में वित्तीय बाजार का अर्थ क्या है और वित्तीय बाजार का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। आगे देखते हैं, हम उसी टॉपिक में नेक्स्ट कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में वित्तीय बाजार की संरचना क्या है, भारतीय वित्तीय बाजार में का क्या महत्व है और वित्तीय बाजार में कौन सी संस्थाएं भाग लेती है। तो ये सारे टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वित्तीय बाजार की संरचना पर आते हैं। वित्तीय बाजार की संरचना की जहाँ तक बात है, वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, असंगठित वित्तीय बाजार और संगठित वित्तीय बाजार। असंगठित वित्तीय बाजार वह बाजार है जो स्टॉक एक्सचेंज से बाहर कार्य करता है, जिसके कोई नीति नियम निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वित्तीय व्यवहार स्टॉक एक्सचेंज के बाहर से या अढांचागत केंद्रों से या अव्यवस्थित प्रबंध व्यवस्था वाले केंद्रों से किए जाते हैं, तो ऐसे बाजार को असंगठित वित्तीय बाजार कहा जाता है। साहूकार, महाजन, देशी बैंकर्स इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इनके लिए कोई नीति नियम निर्धारित नहीं है, कोई शर्तें निर्धारित नहीं होती। जितने भी देशी बैंकर, साहूकार, महाजन आते हैं, ये सभी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। ये जब भी अपने ऋण देते हैं ये लोग, तो अपनी अपनी नियमों के अनुसार देते हैं। इनकी ब्याज दरें स्वयं अपनी होती है, इनकी कोई ब्याज दरें सम्मिलित रूप से निर्धारित नहीं की जाती। इनकी अपनी अपनी ब्याज दरें निर्धारित होती है, नियम अपने अकॉर्डिंग ये निर्धारित करते हैं, अपने आधार पर निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा बाजार असंगठित वित्तीय बाजार कहलाता है, जहाँ पर वित्त की व्यवस्था तो होती है लेकिन इनका अपना कोई एक संगठन नहीं होता। सेकंड बात करते हैं हम संगठित वित्तीय बाजार की। संगठित वित्तीय बाजार ऐसा है जहां पर जितने भी वित्तीय व्यवहार है या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है, यदि वो मुद्रा बाजार के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से या द्वितीयक बाजार के माध्यम से किए जाए, तो इन सभी व्यवहारों को क्या कहेंगे, हम संगठित वित्तीय बाजार के क्षेत्र में सम्मिलित करेंगे। इन संगठित वित्तीय बाजार के अपने नियम होते हैं, अधिनियम, प्रावधान होते हैं। साथ ही यह बाजार सेबी के दिशा निर्देशों का भी पालन करता है। तो संगठित वित्तीय बाजार एक संगठन के रूप में कार्य करता है। इसके नीति नियम निर्धारित होते हैं, इसकी शर्तें निर्धारित होती है, प्लस इसके दिशा निर्देश सेबी से निर्धारित किए जाते हैं, सेबी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संगठित वित्तीय बाजार को पुनः हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां पर अल्पकालीन वित्तीय दावों में क्रय विक्रय, अल्पकालीन वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ये अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष की अवधि तक हो सकती है। तो जब 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की अवधि के वित्तीय लेन देन किए जाते हैं, वो मुद्रा बाजार के लेन देन कहलाते हैं। और जहां पूंजी बाजार की बात करें, पूंजी बाजार में दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय या लेन देन किया जाता है। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के जितने भी वित्तीय लेन देन है, वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय है, वो पूंजी बाजार में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा बाजार अल्पकालीन सौदों के लिए कार्य करता है और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन सौदे किए जाते हैं। इस प्रकार से आगे देखिए आप, मुद्रा बाजार को फिर हम उपभागों में विभाजित कर सकते हैं। मुद्रा बाजार में देखिए आप, मांग मुद्रा बाजार क्या होता है, याचना बाजार इसको बोलते हैं, याचना मुद्रा बाजार या रात्रिकालीन बाजार भी कहते हैं। जब वित्तीय सौदे 1 दिन से लेकर 14 दिन की अवधि तक के लिए किए जाते हैं, अति अल्पकाल के लिए, यानी कि मांगने पर तुरंत प्रोवाइड करवाई जाए, मुद्रा उपलब्ध करवाई जाए, वो कहलाता है मांग मुद्रा बाजार। तो 1 दिन से लगाकर 14 दिन की अवधि तक ये वित्तीय लेन देन किए जाते हैं, यह कहलाते हैं मांग मुद्रा बाजार। स्वीकृति गृह बाजार, देखिए स्वीकृति गृह बाजार व्यापारी और ग्राहक के मध्य मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये एक गारंटी प्रदान करते हैं, बिलों की गारंटी प्रदान करते हैं, स्वीकृति प्रदान करते हैं और अपना कमीशन काट के तुरंत पैसा उपलब्ध करवा देते हैं। तो व्यापारी और ग्राहक के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं स्वीकृति गृह बाजार। वित्त एवं बट्टा बाजार, 25 अप्रैल 1988 को भारत में RBI ने वित्त एवं बट्टा बाजार की स्थापना कर दी थी। तभी से भारत देश में वित्त और बट्टा बाजार कार्यरत है। तो ये वित्त और बट्टा बाजार में व्यक्ति अपने बिलों की कटौती करा सकता है और वहाँ से पैसा प्राप्त कर सकता है। बिलों की कटौती से पुनः मुद्रा प्राप्त की जा सकती है।
इसमें व्यापारिक बैंक भी अपने बिलों की कटौती करवा सकते हैं। जमा प्रमाण पत्र बाजार, देखिए जमा प्रमाण पत्र बाजार व्यापारियों की या बैंकों की जमाओं के आधार पर जमा प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। जमा प्रमाण पत्र की न्यूनतम राशि होती है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से कम के लिए जमा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते। 45 दिन की अवधि के लिए इशू किए जाते हैं। इस प्रकार से जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त की जा सकती है। मैंने अभी बताया आपको मिनिमम अमाउंट है इसकी 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए से अधिक राशि के लिए जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से अल्पकाल के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त की जा सकती है। व्यापारिक बिल बाजार, इसी तरह से व्यापारिक बिल बाजारों में व्यापारिक बिलों की कटौती होती है। व्यापारिक बिलों के इसके अंतर्गत बैंक अपने आरबीआई के पास जाकर अपने बिलों की पुनर्कटौती भी करवा सकता है। और वित्तीय गारंटी बाजार, देखिए वित्तीय गारंटी बाजार, गारंटी क्या होती है? तीसरे पक्षकार की त्रुटि की गारंटी प्रदान करना, कि यदि किसी तीसरे पक्षकार ने कार्य नहीं किया है, भुगतान नहीं किया है, तो उसके बदले में जो गारंटी देने वाला व्यक्ति है वो पैसा उपलब्ध करवाएगा, वो भुगतान करेगा। तो ठीक है, वित्तीय गारंटी बाजार इसी प्रकार से व्यापारी और ग्राहक के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं, गारंटी प्रदान करते हैं कि ऋणदाता और ऋणी के बीच में गारंटी हो सकती है ये कि भाई ऋणी ने टाइम पे पैसा नहीं दिया, ऋण का भुगतान नहीं किया, तो उसकी गारंटी ये बाजार प्रदान करते हैं। ये उस सिचुएशन में ये वित्तीय गारंटी बाजार क्या करेंगे, या जिस संस्था ने गारंटी दी है वो पैसा प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से वित्तीय गारंटी बाजार गारंटी देने का काम करते हैं। और सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार, सरकारी प्रतिभूतियां जब अल्पकाल के लिए जारी की जाती है तो वो भी मुद्रा बाजार में सम्मिलित की जाती है। ट्रेजरी बिल इसी में होते हैं, खजाना बिल जिसको बोलते हैं। साथ ही आप देखिए ये प्रतिभूतियां केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा जारी की जा सकती है। तो इस प्रकार से जब ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय अल्पकाल के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिभूति को जारी करते हैं, निर्गमित करते हैं, तो वो मुद्रा बाजार में सम्मिलित की जाती है। पूंजी बाजार में आते हैं। पूंजी बाजार में ध्यान दीजिए आप, पूंजी बाजार को हम डिवाइड कर सकते हैं प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में। प्राथमिक बाजार कौन सा बाजार है? प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जहाँ पर नई निर्गमित प्रतिभूतियों में लेन देन किया जाता है। नई निर्गमित प्रतिभूतियाँ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। जब कंपनी पहली बार किसी प्रतिभूति का निर्गमन करे तो नई प्रतिभूतियाँ कहलाती है, ये प्राथमिक बाजार में सम्मिलित की जाती है। तो इस प्रकार से नई निर्गमन प्रतिभूतियों जब जो दीर्घकाल के लिए जारी की जा रही है वो पूंजी बाजार में सम्मिलित की जाएगी। द्वितीयक और सहायक बाजार कौन सा बाजार होता है? जब पहले से ही विद्यमान प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है, पुनः क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसे हम द्वितीयक या सहायक बाजार कहते हैं। द्वितीयक और सहायक बाजार प्राथमिक बाजार को मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं ले रहे हैं। तो द्वितीयक बाजार जहाँ पर पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बॉन्ड बाजार हो सकता है जहाँ पर बॉन्ड वगैरह का निर्गमन किया जा रहा है, बॉन्ड का क्रय विक्रय किया जाता है। इक्विटी बाजार हो सकता है जहाँ पर अंश होते हैं, चाहे वो पूर्वाधिकार अंश हैं या समतांश है, तो वो इक्विटी बाजार में सम्मिलित किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां जो दीर्घकाल के लिए निर्गमित की जाती है वो सम्मिलित होती है यहाँ पर। और स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जितने भी लेन देन व्यवहार हैं वो दीर्घकाल से संबंधित वो सारे पूंजी बाजार में सम्मिलित किए जाते हैं। असंगठित बाजार की हम बात कर चुके हैं ऊपर। असंगठित बाजार में देशी बैंकर, साहूकार और महाजन सम्मिलित किए जाते हैं। आगे आते हैं वित्तीय बाजार का महत्व। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में धुरी का काम करता है वित्त। यदि वित्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से कार्य करेगी, और वित्त के अभाव में अर्थव्यवस्था अच्छे से कार्य नहीं कर सकती। और वित्त कहाँ से उपलब्ध होता है? वित्तीय बाजारों से। और यदि देश के वित्तीय बाजार बहुत अच्छी अवस्था में है तो वित्त भी बहुत अच्छी मात्रा में बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है। तो वित्तीय बाजारों का अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। किन आधारों पर हम इसे देख सकते हैं? आगे देखिए, पॉइंट्स में देखते हैं हम। वित्तीय बाजार के महत्व में घरेलू वस्तुओं को प्रोत्साहन देना। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ बचत करता है थोड़ी बहुत मात्रा में। अब वो उन वस्तुओं को सोने के रूप में लगा सकता है, चांदी के रूप में रख सकता है, नगद के रूप में रख सकता है। तो इस प्रकार से ये हो गई अनुत्पादक बचत। जब सोने, चांदी और नगद के रूप में इस प्रकार से बचतों को रखा जाता है तो वो अनुत्पादक बचतें कहलाती है। वित्तीय बाजार क्या करता है? इसमें
वित्तीय बाजार करता है कि भाई ठीक है, आप इन बचतों को सोने चांदी में नहीं लगाकर आप इन्वेस्ट कर दीजिए किसी भी प्रकार की प्रतिभूति में, तो उसके बदले में यदि आपने अंशों में निवेश किया है तो आपको लाभांश मिल जाएगा, और यदि आपने ऋण पत्रों में निवेश किया है तो आपको ब्याज मिल जाएगा। जिसमें आपकी रुचि हो उसमें आप निवेश कीजिए, आपको बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए ये क्या करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आपको इसके बदले में इन बचतों को विनियोग करने पर लाभांश या ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, उत्पादक कार्यों में बचतों को लगाता है, तो बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। घरेलू वस्तु अनुत्पादक कार्य में नहीं जाकर इस प्रकार से प्रतिभूतियों में निवेश कर दी जाती है। बचतों को एकत्रित करना, देखिए वित्तीय बाजार इन बचतों को एकत्रित करने का काम भी करता है। बैंकों के माध्यम से, डाकघरों के माध्यम से क्या करता है, इन बचतों को एकत्रित करता है। व्यक्ति अपनी जमाओं को बचत खातों के माध्यम में बचत खातों में जमा कराता है या स्थायी जमा प्रमाण पत्रों में जमा कराता है, FD जिसको बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट में। तो इस प्रकार से ये जो बचते हैं छोटी छोटी बिखरी हुई इधर उधर, उन सबको एकत्रित कौन करता है, वित्तीय बाजार। चाहे वो बैंक है, व्यापारिक बैंक है, किसी भी तरह के और कोई यूनिट्स हैं, इन सब के माध्यम से UTI में व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, LIC में जमा करा सकता है। तो ये सारी बचतें एक जगह कलेक्ट हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। तो वित्तीय बाजार का महत्व यहाँ बढ़ जाता है छोटी छोटी बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करने में। इसी तरह से बचतों का विनियोग करना, देखिए बचतों का विनियोग उत्पादक कार्यों में किया जाता है वित्तीय बाजार के माध्यम से। एक व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा सिंगल, यदि हम पर्सनल बात करें, व्यक्तिगत रूप से बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति की बचतें बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती, तो उनका निवेश भी, उनको बहुत बड़ी परियोजना में निवेश नहीं किया जा सकता। लेकिन यह संस्थाएं वित्तीय बाजार के अंतर्गत विभिन्न कार्यरत संस्थाएं, मैंने आपको बताई थी पिछली बार, व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम है, औद्योगिक विकास बैंक है, ICICI है, UTI है, ये सारी संस्थाएं वित्तीय बाजार में कार्यरत है। तो ये सारी संस्थाएं क्या करती है, इन वस्तुओं को एकत्रित करती है, और जब ये बड़ी मात्रा में एकत्रित होती है उन सबको किसी बड़ी परियोजनाओं में निवेश कर देती है, विनियोग करती है। तो इन वस्तुओं को निवेश करने का कार्य भी ये वित्तीय बाजार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वित्तीय बाजार इसमें बहुत ही महत्व रखता है। गैर वित्तीय क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, देखिए जो अभी निवेश की बात बताई थी मैंने आपको, तो वित्तीय बाजार में कार्यरत विभिन्न संस्थाएं बचतों को एकत्रित करती है और उन बचतों को गैर वित्तीय क्षेत्रों में भी पूंजी के रूप में प्रदान करती है। गैर वित्तीय क्षेत्रों में पूंजी प्रदान करने से क्या होता है, उन क्षेत्रों का भी विकास होता है। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की बचतों को जिस व्यक्ति की ये बचतें हैं, निवेशक जो भी है, उसे इन बचतों के बदले में ब्याज और लाभांश मिल जाता है। तो इस प्रकार से गैर वित्तीय क्षेत्रों को भी पूंजी उपलब्ध हो जाती है और उनका भी विकास होता है। सरकार को सहायता प्रदान करना, किसी भी देश की सरकार है बिना वित्तीय साधनों के कार्य नहीं कर सकती, जन कल्याण का कार्य वो नहीं कर सकती, किसी भी परियोजना को अच्छे प्रकार से पूरा नहीं कर सकती। तो सरकार को पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य भी वित्तीय बाजार करते हैं। ये विभिन्न संस्थाएं जो पैसा एकत्रित करती है, सरकार को ऋणों के रूप में प्रदान करती है। इन संस्थाओं से सरकार को कर मिलते हैं। तो इस प्रकार से सरकार को सहायता प्रदान करने का काम भी वित्तीय बाजार का है। और देश का आर्थिक विकास करना, अभी मैंने आपको बताया। देखिए ये संस्थाएं क्या करती है, वित्तीय बाजार में कार्यरत संस्थाएं घरेलू वस्तुओं को प्रोत्साहित करके उन्हें एकत्रित करती है और इसे बड़ी मात्रा में परियोजनाओं में विनियोग करती है। जब इस प्रकार से बड़ी परियोजनाओं में विनियोग किया जाएगा, उसका परिणाम होगा कि उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है और लोगों की आय बढ़ती है। आय बढ़ने से बचत और विनियोग बढ़ेंगे और लोगों को, देश की जनता को बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएगी और प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन होगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल पूरी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, विकास होगा। देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास होगा। इसी प्रकार से मौद्रिक तरलता में वृद्धि करना, वित्तीय बाजार का यहाँ भी बहुत बड़ा महत्व है। वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखते हैं और जब मुद्रा की पूर्ति अच्छे से होगी तो अर्थव्यवस्था में तरलता बनी रहेगी, पूंजी की कमी नहीं होगी और जब पूंजी की कमी नहीं होगी तो उत्पादन कार्य भी नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार से पूंजी की मांग और पूर्ति दोनों में संतुलन बना रहेगा और जब पूंजी की मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहता है तो कीमत स्तर भी स्थायी रहता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा वजन नहीं होते। तो इस प्रकार मौद्रिक तरलता में वृद्धि करता है। ऋणदाताओं की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, देखिए ऋणदाताओं की कार्यकुशलता में वृद्धि कब होगी, एक व्यक्ति ऋण तभी प्रदान करेगा जब उसे उसके बदले में जिसे जितना उसे चाहिए उतना उसे रिटर्न प्राप्त हो और साथ ही उसके ऋणों की सुरक्षा बनी रहे। यानी कि जितनी ब्याज दर वो चाह रहा है यदि उतनी प्राप्त हो जाती है, उसे उसकी वांछित ब्याज दर प्राप्त हो जाए
और साथ ही सुरक्षा उसके ऋणों की बनी रहे तो सीधा सा वो आसानी से ऋण प्रदान करता है। तो वित्तीय बाजार इस प्रकार, जिसमें मैंने आपको बताया था, जैसे गारंटी, वित्तीय गारंटी संस्थाएं हैं या जो संगठित क्षेत्र है उसमें ऋणदाता यदि अपना पैसा लगाते हैं तो उन्हें सुरक्षा का तत्व भी विद्यमान रहता है और उनकी पूंजी भी सुरक्षित रहेगी और साथ ही उन्हें अच्छा सा रिटर्न भी मिल जाता है, उस पर ब्याज दरें भी अच्छी सी मिल जाती है। तो इस प्रकार से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ऋणदाता अपनी पूंजी को आसानी से ऋणों के रूप में प्रदान कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति लागू करना, किसी भी देश में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? आरबीआई। अब आरबीआई को इस मौद्रिक नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए और कुशलतापूर्वक लागू करने में सहयोग करता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है, जिससे मौद्रिक नीति अच्छे से क्रियाशील होती है, कार्य करती है। मैंने अभी बताया था आपको, मौद्रिक नीति का यदि हम देखें तो मुख्य उद्देश्य होता है देश में कीमतों में स्थायित्व बनाए रखना। और कीमतों में स्थायित्व कब होगा? जब मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन रहेगा। तो वित्तीय बाजार मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है, मौद्रिक तरलता में वृद्धि करता है, जिसका मुख्य प्रभाव, जिसका मुख्य रूप से प्रभाव होता है कीमतों पर। देश में कीमतें स्थायी बनी रहती है, कीमतों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते, उतार चढ़ाव नहीं होते। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को कुशलतापूर्वक लागू करने में वित्तीय बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय बाजार का महत्व यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद वित्तीय बाजार के महत्व में हम देखते हैं वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं हैं जो वित्तीय बाजार में भाग लेती है? देखिए, वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसी संस्थाएं जो जमा स्वीकार करती है और ऐसी संस्थाएं जो जमा स्वीकार नहीं करती। दोनों ही प्रकार की संस्थाएं वित्तीय बाजार की संस्थाएं हैं और दोनों ही अपने पास प्राप्त पूंजी को वित्तीय बाजार में विनियोग करती है। देखते हैं डिवाइडेशन। जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएं। जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएं कौन सी संस्थाएं हैं? ऐसी संस्थाएं जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है और उन जमाओं द्वारा एकत्रित पूंजी को विभिन्न परियोजनाओं में विनियोग करती है। तो देखा होगा आपने, जितने भी बैंक हैं, डाकघर है, इसके अंदर व्यक्ति किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपन करा सकता है, चाहे वो बचत खाता है, चालू खाता है, स्थायी जमा खाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति वहाँ पर अपनी छोटी छोटी जमाओं को, अपनी छोटी छोटी पूंजी को जमा करा सकता है। तो इस प्रकार से ये संस्थाएं इस छोटी छोटी जमाओं को एकत्रित करके बड़े रूप में अन्य बड़ी परियोजनाओं में विनियोग कर देती है या सरकार को ऋण के रूप में प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार से ये सारी संस्थाएं, जिसमें व्यापारिक बैंक हैं, विनियोग और विकास बैंक है, सहकारी बैंक है, ये सभी जनता से पैसा जमाओं के रूप में स्वीकार करता है और इन एकत्रित जमाओं को बड़ी परियोजनाओं में विनियोग करके अर्थव्यवस्था में पूंजी उपलब्ध करवाता है। तो ये सारी जमाएं स्वीकार करने वाली संस्थाएं वित्तीय बाजार में मुख्य रूप से भाग लेती है। अगला आते हैं जमा स्वीकार नहीं करने वाली संस्थाएं। देखिए, ऐसी संस्थाएं जो किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से जमाएं स्वीकार नहीं करती। आपने देखा, बीमा जो है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम या सामान्य बीमा निगम, इसमें व्यक्ति क्या करता है? प्रीमियम भरता है हर एक निश्चित अवधि के पश्चात। तो ये प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त होती है इन कंपनियों को, उन्हीं प्रीमियम की राशि को वो आगे निवेश कर देती है। तो ये डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से किसी प्रकार की जमा नहीं ले रही है, उसके पॉलिसी पर प्रीमियम लेती है। या अभिगोपक है तो वो प्रतिभूतियों के जमानत के लिए या प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए एक कमीशन प्राप्त करता है, उस कमीशन को वो आगे इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। मर्चेंट बैंक भी अपनी सेवाएं प्रदान करके उनके बदले में कमीशन प्राप्त करता है। दलालों की फर्में जितनी भी है तो वो भी किसी प्रकार से कमीशन प्राप्त करती है। तो ये भविष्य निधि जो प्राइवेट सेक्टर, सरकारी या निजी व्यक्तियों से उसकी सैलरी से, उनके वेतन से एक निश्चित अमाउंट काट लेती है, निश्चित राशि काटकर उस राशि को आगे इन्वेस्ट करने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये ऐसी संस्थाएं हैं जो डायरेक्ट जमाएं तो स्वीकार नहीं करती, लेकिन इनके पास जो भी पूंजी उपलब्ध है उसे आगे विनियोग करने का काम करती है। तो दो प्रकार से हमने देखा वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाओं को। ऐसी संस्थाएं जो जमाएं स्वीकार करती हैं और ऐसी संस्थाएं जो जमाएं स्वीकार नहीं करती। दोनों ही प्रकार की संस्थाएं अपनी पूंजी को वित्तीय बाजार के माध्यम से विनियोग करती है, उसमें लेन देन का काम करती है। तो इससे वित्तीय बाजार में आवश्यक मात्रा में तरलता बनी रहती है, वित्त की उपलब्धता बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा आज इस टॉपिक में कि वित्तीय बाजार की संरचना क्या है, वित्तीय बाजार का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है और वित्तीय बाजार में भाग लेने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है। इसी के साथ में, चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।
आज के लिए इतना ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।